नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 8 अगस्त 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, हमारे पास में आज 3 इश्यूज़ हैं। पहला तो कोलंबो सेल्फ गोल, जिसमें हम जानेंगे कि भाई किस तरीके से श्रीलंका जो है वो एक ट्रैप में फंसता चला जा रहा है, उसके पीछे क्या कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। क्योंकि एक तरफ तो गोटाबाया राजपक्षे ने अपनी तरफ से रेजिग्नेशन देने की नौबत आई और दूसरी तरफ से चाइना के साथ में अभी तक भी डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स लगातार चल रहे हैं, जहां पर एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही है इकोनॉमी। तो इस इक्वेशन को समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा हम समझेंगे कि आरबीआई के द्वारा जो अभी एक्शन लिया गया है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा, ठीक है, तो उसमें क्या उसके मायने हैं, क्या उसके मतलब निकलते हैं। तीसरा कि हमारे यहाँ पर टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम बताया जाता है, बट राइटर सुरजीत भल्ला जी यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। टैक्स टू जीडीपी रेशियो इंडिया में अच्छा खासा मेंटेन्ड है। ज़रूरत है खर्चे को सही तरीके से करने की। जानते हैं तीनों मुद्दों को डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है कोलंबो सेल्फ गोल। देखो, सीधी सी बात है, जब हमने एक्सप्लेन पेज डिस्कस किया था तब देखा था कि युआन वेंग 5 ये चाइना का एक मिलिट्री वेसल जो कि सर्विलियंस के काम आ रहा है, ठीक है। तो वो हम्बन टोटा पोर्ट पर 11 अगस्त को आने वाला था। तो इंडिया ने अपनी तरफ से पूरा प्रेशर बनाया इस तरीके से, भाई सिक्योरिटी कंसर्न है, हम श्रीलंका से ज़्यादा दूरी तो है नहीं इंडिया की। तो बोला हमारी सर्विलियंस, हमारी जो सिक्योरिटी है उसको कहीं ना कहीं हार्म हो सकता है। और सर्विलियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारी जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको सर्वे कर सकता है हम्बन टोटा पोर्ट पे लोकेटेड ये युआन वेंग 5 जो कि चाइना का एक सर्विलियंस वेसल है। तो ये दबाव इंडिया ने बनाया। रिजल्ट ये रहा कि श्रीलंकन डिप्लोमेट्स ने या श्रीलंकन गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से चाइना को मना कर दिया। पर मुद्दा तब घूमता है जब ये कहा गया कि एक डेफर किया गया है, ना कि टर्मिनेट किया गया है। डेफरमेंट का मतलब तो क्या हो गया कि आने वाले टाइम पे तो हो सकता है कि दोबारा से ऐसी नौबत आए। कल को ना ये युआन वेंग 5 है, ये दोबारा से आ सकता है श्रीलंकन कोस्ट पे। तो कुल मिलाकर के ये है कि हमारे स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म्स का सर्वे करना और हमारे सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ज़्यादा कंसर्निंग पॉइंट था, इसलिए हमने ये बात कही। दूसरी चीज़, पीपल्स लिबरेशन आर्मी को सपोर्ट करने वाला ये वेसल अगर इस तरीके से फ्रीली इंडियन ओशियन में इंडियन टेरिटरी के आसपास में अगर घूमेगा तो डेफिनेटली हमें तो सिक्योरिटी इशू आएगा। तो ऐसी परिस्थितियों में हमने ऑब्जेक्शन किया, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अब श्रीलंका के साथ में हमने जो किया, हमने जो बात कही, तो उसमें उनको ज़्यादा गलत नहीं सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने पड़ोसी देश की सिक्योरिटी के बारे में ही नहीं सोचोगे तो फिर आपकी सिक्योरिटी के बाद में दूसरा कोई देश क्यों सोचेगा, राइट। यहाँ पर कोई दबाव वाली चीज़ नहीं थी। यहाँ पर मुद्दा ये था कि इंडियन सिक्योरिटी को आपको अपहेल्ड करना होगा। बुरी परिस्थितियों में इंडिया ने कभी बुरा नहीं किया है श्रीलंका का, राइट। इसके अलावा देखा जाए तो श्रीलंका जिस तरीके से इन रिसर्च वेसल्स को अपनी कोस्ट पे आने के लिए अलाउ करता है। अब देखो, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर में श्रीलंका में हम्बन टोटा पोर्ट को डेवलप किया जाता है, किसके द्वारा? चाइना के द्वारा। अब अगर श्रीलंका का मैप देखो तो कुछ इस तरीके से आइलैंड है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल साउथ की तरफ है श्रीलंका में। तो यहाँ पर मुद्दा क्या आ जाता है कि आप यहाँ पर रिफ्यूलिंग के नाम से बुलाते हो और फिर यहाँ पर अब ये जो आने वाला था ये जो वेसल आने वाला था वेंग 5, तो ये कम से कम 7-8 दिन तक वहाँ पर स्टे करने वाला था। और 7-8 दिन तक तो वो क्या से क्या सर्वे कर जाएगा, इंडियन सैटेलाइट्स की मूवमेंट की पोजीशन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर जाए। आजकल तो सैटेलाइट्स पे स्पेस में भी तो रिस्क बन गए हैं ना, कि एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स इंडिया ने भी टेस्ट कर लिया, बाकियों ने भी टेस्ट कर ली, तो एक दूसरे की स्पेस रिसर्च पे बेस्ड जो भी सक्सेस है उसको भी ख़त्म करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें हमारे तरीके से हमारी सिक्योरिटी मेंटेन रखनी है। पर अगर देखा जाए तो श्रीलंका की तरफ से पिछले 19 महीनों में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हमें मिले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए, कहते हैं ना, कि एक झटके से कम नहीं है। कैसे? पहला मुद्दा तो ये, जनवरी 2021 में एक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट लगाना था। कहाँ पे? जैसे आप अगर इंडिया और श्रीलंका के मैप को अंडरस्टैंड करो तो इस तरीके से श्रीलंका यूँ लोकेटेड है। तो यहाँ पर श्रीलंका के नॉर्दर्न रीजन में कुछ आइलैंड्स हैं
जहां पर सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल करने के लिए प्रोजेक्ट दिए गए थे चाइनीज कंपनी को। देखो, इंडियन टेरिटरी के बिल्कुल पास में। तब इंडिया ने ऑब्जेक्ट कर दिया कि भाई इतना क्लोज लाने की क्या ज़रूरत है, हम कर देंगे, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है अगर इतना ही है तो। फिर इंडिया ने फ्री फंड में वो काम करने के लिए जब बात कही, तब जाकर के श्रीलंका ने वो रिवर्स किया अपना डिसीजन। कुल मिलाकर के क्या प्रॉब्लम आ गई कि आप देखो कि ये छोटे छोटे जो कंट्रीज हैं, जो एक्चुअल में बर्बाद कंट्रीज हैं, पर उसकी परिस्थिति, उनकी हालत देखी जाए तो इतनी बुरी परिस्थितियों में होने के बावजूद भी वो कहीं ना कहीं चाइना जैसे कंट्रीज को हमारे पास में ला करके खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा मुद्दा, ये जो वेसल है, सर्विलियंस वेसल, ठीक है, पीपल्स लिबरेशन ऑफ चाइना नेवी का, तो उसमें आप देखो कि वो जो विजिट करने वाला शिप है उसको आप रिफ्यूल करना चाहते हो, तो उसके अलावा क्या चाइना के पास में दूसरा स्टैब्लिशमेंट नहीं है? भाई, नेवल स्टैब्लिशमेंट की बात की जाए तो चाइना ने अपनी तैयारियां जिबूती में भी कर रखी है। अगर हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात करें, इस तरीके से आता है, यहाँ पर तो अरेबियन पेनिनसुला आ गया ऊपर की तरफ, ठीक है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में बात करो तो यहाँ पर जिबूती आता है रेड सी के पास में। तो आप एक चीज़ बताओ कि वहाँ पर क्यों नहीं रिफ्यूलिंग हुई, इंडिया के पास में आकर के क्यों? तो ऐसे में हमारे लिए तो रियल सिक्योरिटी कंसर्न है कि नहीं? दूसरी तरफ कि सबसे बड़ा चिंता का जो पॉइंट है वो है कि श्रीलंकन फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री ने ये इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई? क्योंकि यह अप्रूवल दिया गया था चाइना के इस वेसल को 12 जुलाई को। 12 जुलाई का मतलब ये हो गया कि प्रेसिडेंट उस टाइम पे थे गोटाबाया राजपक्षे। वो बंदा जान बचा करके भाग गया मालदीव, और वहां पर 3 दिन बाद में ही यह अप्रूवल दे दिया जाता है। इसका मतलब कोई ना कोई ऐसे तत्व हैं जो कि श्रीलंकन फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री में चल रहे हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि श्रीलंका में पॉलिटिकल वैक्यूम है। क्योंकि अब तो चलो प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे बन गए, उसके पहले गोटाबाया राजपक्षे थे, पर बीच का जो गैप आया ना, उस टाइम पर श्रीलंकन फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री ने अप्रूवल दिया है कि हाँ जी, चाइनीज वेसल जो है वो रिफ्यूलिंग के लिए आ सकता है हम्बनटोटा पोर्ट पे। तो बोला उस बंदे को पकड़ के निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि इंडियन इंटरेस्ट के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है। क्योंकि प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे कहाँ पर रानिल विक्रमसिंघे, पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है, इकोनॉमी बिल्कुल बर्बाद चल रही है, ऐसी परिस्थितियों में आप क्लियरेंस दे रहे हो। इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा बंदा है, कोई ना कोई कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो श्रीलंकन फॉरेन अफेयर्स में ऑपरेट कर रहे हैं, जो कि इंडियन इंटरेस्ट के खिलाफ में पूरा अपना मानस बना चुके हैं। तो उनको ढूंढ करके आइडेंटिफाई करना जरूरी है। क्योंकि पिछले ये जो जनवरी 2022 से लेकर अभी तक हमने $3.5-4 बिलियन की सपोर्ट की है, और उसमें कोई दबाव बनाने की बात नहीं की, क्योंकि मुद्दा है सिक्योरिटी का। इंडिया चाइना के बीच में टेरिटरी को लेकर के ऑलरेडी डिस्प्यूट चल रहा है, तो हम कैसे चाइना पे विश्वास करते हैं? और जब श्रीलंका इंडिया का एक पड़ोसी देश है, तो श्रीलंका को भी ये चीज़ समझनी होगी कि भाई इंडिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, तो उसको अटेंशन पे करे। नहीं फिर इंडिया को क्या लगी है जी $3.5-4 बिलियन की, क्यों हेल्प करेगा? क्योंकि ये छोटे छोटे देश है ना, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अगर यहाँ पर कहीं पर भी कोई भी इंस्टेबिलिटी आती है तो उसका नुकसान इंडिया को भुगतना पड़ता है। इसलिए मजबूरन इंडिया को वहाँ पर सपोर्ट भेजना पड़ता है, राइट? पर इसका फ़ायदा फिर ये छोटे छोटे कंट्रीज गलत तरीके से उठाते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स को रिमूव करवाने के लिए हमें काम करने की ज़रूरत है। तो ऐसी परिस्थितियों में ये चीज़ क्लियर होती है कि फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ श्रीलंका, वहाँ पर कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट्स है जो कि इंडिया के खिलाफ में कार्रवाई करने की पूरी मानस बना चुके हैं और कर रहे हैं। वो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द रॉन्ग डायग्नोसिस। आर्टिकल को लिखा है सुरजीत एस भल्ला जी ने। देखो, इनका ये कहना है कि जो इकोनॉमी के ऊपर कमेंट करने वाले इंडिविजुअल एक्सपर्ट्स हैं, उनका एक कमेंट हमेशा से आता है इंडिया की इकोनॉमी के बारे में, क्या कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम है इंडिया का। इसका मतलब कि इंडिया की जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसकी कंपैरिजन में जितना टैक्स कलेक्शन होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। और इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि राइटर जो हैं वो ये कह रहे हैं कि एक तो ये टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम बताया जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा, दूसरा इन्वेस्टमेंट की रेट भी कम है, फिस्कल डेफिसिट भी ज़्यादा है, और जीडीपी ग्रोथ भी कम है। इसका मतलब बाहर के लोग हमारे यहाँ पर पैसा ला करके इन्वेस्ट करें, वो कम पैसा आता है। एक ये पॉइंट भी इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स के द्वारा बताया जाता है। फिस्कल डेफिसिट कि सरकार की जो रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट,
उसके कंपैरिजन में एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो इस केस में सरकार घाटे में है। और इसके बाद में जीडीपी ग्रोथ रेट की बात भी करें तो बोला वो भी कम चल रही है। तो इसके पीछे बोला कारण है सबसे बड़ा, दैट इज टैक्स रेशियो जो है वो कम है। इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट भी कम आता है, इसकी वजह से सरकार के पास आमदनी भी कम है, इसकी वजह से जो जीडीपी ग्रोथ है वो भी कम हो रही है। तो राइटर इसी चीज़ को काउंटर कर रहे हैं। कैसे? कि बोला मैं मेरे एनालिसिस के हिसाब से कहूँ तो अभी तक कोई भी ऐसा एम्फेरिकल का मतलब ऑब्जर्वेबल कोई भी एविडेंस नहीं मिला है जो कि एक रिलेशनशिप शो करे कि टैक्स रेशो और फिस्कल डेफिसिट और ग्रोथ इनके बीच में कोई एम्फेरिकल रिलेशनशिप देखने को मिले। हाँ, ये बात ठीक है कि इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ में रिलेशनशिप है। अगर इन्वेस्टमेंट आता है तो जॉब्स क्रिएट होती है, सारा काम होता है, तो उससे ग्रोथ भी ऑटोमेटिकली बनती है। और इन्वेस्टमेंट रिड्यूस होता है तो ग्रोथ पे उसका इम्पैक्ट आता है। पर अगर देखा जाए तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप की बात करें तो टैक्स रेशो, फिस्कल डेफिसिट और ग्रोथ, इनकी बात, टैक्स रेशो हो या फिस्कल डेफिसिट, इसका ग्रोथ के साथ कोई लेन देन हो, कुल मिलाकर के कि सरकार के पास में जीडीपी के हिसाब से देखें तो कितना % टैक्स कलेक्ट हो रहा है, या फिर ये कह दो कि सरकार पर कितना घाटा चल रहा है, सरकारी घाटा, फिस्कल डेफिसिट, इन दोनों में से किसी भी पॉइंट को आप पिक कर लो और उसका रिलेशन अगर ग्रोथ के साथ निकालो, आपको शायद कहीं रिलेशनशिप ना मिले कि भाई सरकार के ऊपर इतना घाटा है, इस वजह से ये ग्रोथ नहीं हो रही है। बोला एम्फेरिकल एविडेंस आपको नहीं मिलेंगे। हाँ, आप वैसे बातें कर लोगे कि हाँ इसका इम्पैक्ट जाता है, मॉरल इम्पैक्ट जाता है, पर एविडेंस आपके पास में इतना प्रॉपर नहीं मिलेगा। फिर राइटर बोल रहे हैं कि यहां पर मैं टैक्स, फिस्कल डेफिसिट और डेट, इन तीनों को समझाने की कोशिश करूंगा। देखो सीधी सी बात है, टैक्स कलेक्शन अगर ज़्यादा होता है तो गवर्नमेंट के पास में रिसिप्ट ज़्यादा हो गई, रिसिप्ट का मतलब आमदनी बढ़ गई। फिर आप बात करो फिस्कल डेफिसिट की, बात करें तो फिस्कल डेफिसिट में हम एक्सपेंडिचर में से इनकम को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास में बच जाता है घाटा। और उस घाटे को पूरा करने के लिए आप क्या करते हो, फिर उस घाटे के लिए उधार लेते हो, बोरोइंग करते हो, जिसको बोल देते हैं डेट। इसका मतलब फिस्कल डेफिसिट का मतलब ये हो गया कि सरकार को कितना पैसा उधार लेना पड़ा अपने खर्चों को कंटिन्यू करने के लिए। तो जितना ज्यादा फिस्कल डेफिसिट होगा इसका मतलब उतना ही ज्यादा सरकार पे कर्जा भी होगा, क्योंकि आमदनी कम हुई, खर्चा उतना का उतना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कर्जा ही लेना पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें थोड़ा सा समझना होगा कि इनके बीच में कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है या नहीं, और थोड़े से हमें एविडेंसेस पे भी अंडरस्टैंडिंग लाने की जरूरत है। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं टैक्स टू जीडीपी रेशो क्या चल रहा है इंडिया में। देखो, अगर हम हमारे आसपास में कोई देखें कि किन कंट्रीज के साथ में कंपैरिजन लेकर के आए, तो देखो G20 कंट्रीज ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमी मोर और लेस इंडिया से ज़्यादा या इंडिया के लगभग या इंडिया से थोड़ी कम परफॉर्म कर रही है, पर हाँ रेंज में है, तो इसलिए G20 कंट्रीज को हम कंसिडर कर सकते हैं। ऐसे में दो कॉमन ऑब्जर्वेशंस को पहले हमें अंडरस्टैंड करना होगा। पहली तो ये कि इंडिया में एवरेज टैक्स टू जीडीपी रेशियो कितना आ रहा है, लगभग 10%। सेकंड ये आ रहा है कि हम कंपैरिजन हमारे दोस्तों के साथ करें या हमारे आसपास की जो कंट्रीज हैं उनके साथ करें तो उनको फाइंड आउट करें। तो पहले तो ये चीज़ हमें समझनी थी कि हाँ भाई 2019 में लगभग 10% के लगभग टैक्स टू जीडीपी रेशियो था, जो कि पिछले दशक में मिनिमम था। 2014 में भी एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ था, पर सवाल इतना सा है कि 2019 के बाद में कोविड आउटब्रेक हो गया था, और 2004 में जो था इसी तरीके का एक बिहेवियर और देखने को मिला था उस टाइम पर, जबकि ग्लोबल बूम भी था, आगे हम देखेंगे। तो ये एक पॉइंट समझने की ज़रूरत है कि एवरेज टैक्स टू जीडीपी रेशियो मिनिमम 10% हमारे यहाँ पर आ रहा है, और हम कंपैरिजन करें कि हमारे जो G20 कंट्रीज हैं, दूसरे बाकी 19 कंट्रीज हैं, उनकी इकोनॉमी में टैक्स टू जीडीपी रेशियो कितना है, तो हम समझ जाएंगे कि इंडिया में टैक्स टू जीडीपी रेशियो इतना बुरा नहीं है। अब सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि हम कंपैरिजन करें तो करें कैसे। कंपैरिजन के लिए पहले लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने की ज़रूरत है। कैसे? कि पर कैपिटा इनकम एक बेस बनता है अगर आप दो कंट्रीज को कंपेयर करो कि हाँ जी किसकी इकोनॉमी किस लेवल पे है। तो G20 कंट्रीज में $2100 पर एनम के हिसाब से पर कैपिटा इनकम है इंडिया की, और $65,000 पर एनम पर कैपिटा इनकम है। पर कैपिटा मतलब एक इंडिविजुअल की एवरेज इनकम, ठीक है, पॉपुलेशन को अगर हम कैलकुलेट करके देखें तो, ठीक है। तो $65,000 आती है यूएसए में। तो क्या कंपेयर कर सकते हो? नहीं। इस गैप को हमें क्लियर करना होगा।
अब गैप को क्लियर करने की जरूरत कहां पर आती है? सबसे पहली चीज तो जो कंट्री हमारे लेवल के है ना, उस लेवल के कंट्रीज को हमें पिक करना होगा, फर्स्ट पॉइंट। दूसरी चीज, टैक्स कलेक्शन का काम इंडिया में जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट करती है, वहीं पर बाकी कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट्स भी टैक्स कलेक्शन करती है। तो ऐसे में टैक्स कलेक्शन की अगर बात करो तो जिस कंट्री में जितने भी लेवल पे टैक्स कलेक्शन होता है उन सभी को सम अप करो, उसको आप बोलोगे कि हाँ जी टैक्स कलेक्शन ओवरऑल उस कंट्री में कितना हुआ, और फिर उसके हिसाब से हम टैक्स टू जीडीपी रेशियो कैलकुलेट करेंगे। और जब ये फॉर्मूला फॉलो किया गया, और डेटा कहाँ से लिया है राइटर ने? वर्ल्ड रेवेन्यू लॉन्गिट्यूडनल डेटा सेट, ठीक है। आईएमएफ ने अपनी वेबसाइट पे ये डेटा रिलीज किया है 1990 से लेकर के 2019 तक का, लगभग सभी कंट्रीज का, ठीक है, जिसका लिंक ये बता दिया इधर, ठीक है। आप देखना चाहो, आप अगर रिसर्च कर रहे हो तो थोड़ा देख लेना, बाकी तो कोटेशन कोई इतनी हमारे लिए काम की नहीं, हमारे लिए एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो प्री पैंडेमिक ईयर की बात करें 2019 तक का डेटा ये है, इसका मतलब पैंडेमिक आउटब्रेक हुआ था, आपको पता है, हमारे यहाँ पे मार्च 2020 में। तो प्री पैंडेमिक ईयर में G20 कंट्रीज को जब कंपेयर करते हैं तो इंडिया का टैक्स टू जीडीपी रेशियो आता है 16.7%, जो कि चाइना से भी ज़्यादा है, मैक्सिको से भी ज़्यादा है, इंडोनेशिया से भी ज़्यादा है, सऊदी अरब से भी ज़्यादा है, या फिर आगे देखें टर्की से भी ज़्यादा है। तो ऐसे में हम ये नहीं कह सकते कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो इंडिया में बहुत कम है, गवर्नमेंट को टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि टैक्स जितना कलेक्ट करेगी गवर्नमेंट उतना ही गवर्नमेंट की रिसिप्ट बढ़ेगी, उतना ही एक्सपेंड जो फिस्कल डेफिसिट है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो राइटर का जो मेन कंटेक्स्ट है ना वो यही है कि इकोनॉमिस्ट या इकोनॉमिक कमेंटेटर्स हैं कुछ, जिनका ये कहना है कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो इंडिया में कम है, इस वजह से इंडिया की ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो रही है, इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स रेट बढ़ा देनी चाहिए। तो यहाँ पर हम कंपैरिजन देख चुके हैं कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है आईएमएफ के डेटा के हिसाब से कम नहीं है, अच्छा खासा मेंटेन किया हुआ है। चलो फिर आगे बात आती है कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो में आपने पर कैपिटा इनकम को तो इन्वॉल्व कर दिया, पर कैपिटा इनकम में भी आप थोड़ा सा करेंसी की कितनी पावर है, जिसको हम बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी, तो उससे और एडजस्ट कर दे तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो आपको कैलकुलेट करने के बाद पता पड़ता है कि हम कहीं ना कहीं अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे रहे हैं अभी भी। दूसरी तरफ अगर देखें तो ऊपर टेबल शो की हुई है जिसमें बता रहे हैं कि लगभग 104 कंट्रीज हैं जिनका 2011 से 2019 तक का पूरा एनालिसिस दिया हुआ है, और उसका एवरेज जब निकाला जाता है तो उसको हम 104 कंट्रीज का मतलब वर्ल्ड एवरेज के लगभग कंसीडर कर लो, बाकी छोटे छोटे कंट्रीज रह जाते हैं। तो बोलो वर्ल्ड एवरेज में अगर टैक्स टू जीडीपी रेशियो देखो तो आप यहां पर देखो कि वर्ल्ड का तो टैक्स गैप कितना आ रहा है, मतलब एक्सपेक्टेशन कितनी है, कलेक्शन कितना है, वर्ल्ड में तो आ रहा है -1.3%, जबकि इंडिया में कितना है +1.2%। तो ओवरऑल इन 9 सालों में 2011 से 2019 के बीच में इंडिया में टैक्स टू जीडीपी रेशो कलेक्शन में एवरेज कितना बेनिफिट है, कितना प्लस में जा रहा है, इन दोनों को आप डिफरेंस में निकाल लो, कितना हो गया 2.5% हुआ कि नहीं, ये माइनस में 1.3 है, ये प्लस में 1.2 है, ऐड कर दो 2.5%। तो बोला ग्लोबल एवरेज से भी इंडिया में टैक्स टू जीडीपी रेशो बहुत बढ़िया चल रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में आप टैक्स राइज या टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने के लिए दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो तो बोलो वो ठीक आइडिया नहीं है यहाँ पर। इसके अलावा फिर बताया जाता है कि 2019 में कॉरपोरेट टैक्स को कट किया जाता है। ठीक है, देखो सीधी सी बात है कि आप अगर अपने देश में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो आपको टैक्स रेट्स थोड़ी सी मॉडरेट रखने की ज़रूरत होती है, तब जाकर के इंटरनेशनल कंपनीज आपके यहाँ पर आकर के इन्वेस्ट करेंगी, और इन्वेस्टमेंट के लिए आपको फिर बाद में अच्छा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाने के लिए टैक्सेशन तो कम करना पड़ेगा। सेम चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने बोला 10% के लगभग टैक्स रिडक्शन किया कॉरपोरेट टैक्स की। अगर हम बात करें वैसे देखा जाए ना तो कॉरपोरेट टैक्स जो है वो मेजर रेवेन्यू कलेक्शन का काम करता है, जिसमें आप देख सकते हो कॉरपोरेट टैक्स, इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको आप आजकल हम जीएसटी बोलते हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जिनसे कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन होता है गवर्नमेंट के पास में ओवरऑल हम देखें तो। ठीक है, हम बात कर रहे हैं जनरल गवर्नमेंट जिसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों गवर्नमेंट्स आ गई हैं। तो उसमें से कॉरपोरेट टैक्स को हमने रिड्यूस कर दिया तो ऐसे आर्ग्यूमेंट्स आने लग गए कि भाई टैक्स को हमें बढ़ा देना चाहिए।
अब सवाल ये आता है कि जब टैक्स टू जीडीपी रेशियो ऑलरेडी हमारा ठीक है तो और टैक्स इंपोज करने से क्या फायदा है? और टैक्स इंपोज करने से तो फिर बाद में वही चीज़ है, टैक्स रेट राइज करने से कोई फायदा नहीं है। अगर हम लाफर कर्व को अगर अंडरस्टैंड करें तो वो क्या कहता है कि अगर आपको टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करनी है तो टैक्स रेट को रिड्यूस कर दो, और टैक्स रेट रिड्यूस होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कवर होंगे और मैक्सिमम से मैक्सिमम टैक्स आपको मिलेगा। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो टैक्स रेट रिड्यूस करने से एक तो टैक्स पे करने वाले टैक्स चोरी नहीं करेंगे, दूसरी चीज़ ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे थोड़ा थोड़ा टैक्स अगर लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बाकी कुछ लोगों पर ज़्यादा टैक्स लगाओगे तो उनके लिए बर्डन सम हो जाएगा, फिर वो चोरी करने की कोशिश करेंगे। तो बोला क्लासिकल लाफर कर्व जो है उसी को अगर हम फॉलो करें तो टैक्स रेट को रिड्यूस करना चाहिए। एग्जैक्टली वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सितंबर 2019 में किया जाता है, जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री में पहली बार या अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। क्या कि 10% के लगभग एक साथ कॉर्पोरेट टैक्स को रिड्यूस किया गया, जो 25% से लगभग 15% पे ला दिया गया था। ठीक है, तो ऐसे में ये वर्ल्ड हिस्ट्री में पहला कुछ था। अब देखा जाए तो क्या इससे फायदा हुआ कि नुकसान? तो एक्सपेरिमेंट तो ये कहता है कि अप्रैल जून 2022 में अभी तक का अगर हम एनालिसिस देखें तो ईयर ऑन ईयर 30% तक ज़्यादा कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन आया है। तो इसका मतलब लाफर कर्व एग्जैक्टली परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि भाई इनकम की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आ रही है खर्चे की। खर्चा सोच समझ करके करो। वैसे देखा जाए तो 2006-07 में भी एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ था। टैक्स बायंसी 30% से ज़्यादा देखने को मिली थी कॉर्पोरेट टैक्स की, पर उस टाइम की परिस्थिति और अब की परिस्थिति में रात दिन का अंतर है। कैसे? उस टाइम पर वर्ल्ड इकोनॉमी चल रही थी बूम पे, तब जाकर के हमारी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। और आज कोविड के बाद में और ये बहुत सारे क्राइसिस जो चल रहे हैं, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, उनके बाद में वर्ल्ड इकोनॉमी एकदम ठप पड़ी है, तो भी इकोनॉमी में कॉर्पोरेट टैक्स का कलेक्शन ज़्यादा जा रहा है। इसका मतलब आप देख लो कि कितना ज़्यादा रोबस्ट है हमारी इकोनॉमी करंटली। तो कुल मिलाकर के टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम नहीं है, हम ये नहीं कह सकते, राइट? क्योंकि टैक्स टू जीडीपी रेशियो अगर कम होता तो हमें उधार लेना पड़ता, और उधार लेने की क्यों नौबत आए जी? जब हमारे पास में इनकम अगर ठीक है तो उस इनकम को सही तरीके से सही जगह पे खर्च किया जाए तो प्रॉब्लम कहाँ है? तो फायदा कहाँ, ध्यान कहाँ देने की जरूरत है? खर्चे पर। क्वालिटी एक्सपेंडिचर करो। तो राइटर यही पॉइंट बोल रहे हैं कि जो फ्रीबीज का मुद्दा अभी हाईलाइट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो लोग बहुत ही सही टाइम पर किया गया है, क्योंकि इनकम इतनी कम नहीं है जितने कि खर्चे फिजूल के हो रहे हैं। तो खर्चों को सेटल करने की ज़रूरत है। तो ये था पूरा मुद्दा जिसे हमें समझना था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है एन ऑर्डरली एग्जिट। आर्टिकल को लिखा है सुगोता भट्टाचार्य जी ने। देखो इनका एक कहना है कि अभी वही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई और रेपो रेट को बढ़ा दिया गया है। पॉलिसी रेपो रेट जिसको हम बोलते हैं, वो 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ा करके टोटल 5.4% तक ले दिया गया है। पॉलिसी रेपो रेट मैं बार बार बताता रहता हूँ, इनके बेसिक्स को आपको पता होना चाहिए। ये वो रेट होती है जिस पर बैंक, कॉमर्शियल बैंक्स हैं, वो आरबीआई से उधार लेते हैं। तो देखो अपनी तरफ से जो 2020 में जब कोविड आउटब्रेक हुआ था उस टाइम पर क्या थी रेपो रेट? 5.15%। तो उसको भी क्रॉस करके अब 5.4 तक हम ले गए हैं। इसका मतलब इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए आरबीआई बिल्कुल रेडी था, और ये एक्सपेक्टेड भी था कि भाई डेफिनेटली रेपो रेट है वो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा राइज किया जाएगा। इसके अलावा दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि अभी तक किसी भी आर्टिकल में मेंशन नहीं था, यहाँ पर है, दैट इज स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। इस पर भी कितना रेट कर दिया गया है? 5.25%। तो आप देखो कि फरवरी 2020 जब कोविड आउटब्रेक हुआ था उस टाइम पर जो रेपो रेट चल रही थी उससे ज़्यादा रिवर्स रेपो रेट या उससे ज़्यादा हो चुकी है। देखो रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, फिर उसी को रिप्लेस किया गया है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी से। कैसे मैं बताता हूँ। देखो रिवर्स रेपो रेट वो रेट होती है जिसमें कॉमर्शियल बैंक्स के पास में जो एक्सेस मनी होती है वो आरबीआई में वो डिपॉजिट कर देते हैं, और आरबीआई में डिपॉजिट करने के बाद में आरबीआई उनको टाइम टू टाइम ब्याज पे करता रहता है। जैसे कि हम हमारा पैसा जो है बैंकों में डाल देते हैं तो बैंकों से हमें भी इंटरेस्ट मिलता है। एग्जैक्टली कॉमर्शियल बैंक्स को भी आरबीआई में पैसा डालने के बाद में रिवर्स रेपो रेट के बेसिस पे वो रिटर्न मिलता रहता है, इंटरेस्ट। अब यहाँ पर आरबीआई ने क्या, पिछली जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी
ठीक है, 3 महीने पहले। तो उस मीटिंग में क्या फाइनलाइज किया गया था कि रिवर्स रेपो रेट की बजाय अब एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाएगा जो पहले भी काम में आता था, जिसका नाम है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। मतलब कॉमर्शियल बैंक्स के पास में जो पैसा है वो ले जाकर के आरबीआई में डिपॉजिट कर दिया जाएगा। इसकी डिटेल जो है पहले हमने डिस्कस कर ली है कि क्या डिफरेंस है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी और रिवर्स रेपो रेट में। ठीक है, तो वो डिफरेंस थोड़ा आपको समझना जरूरी होगा, तब जाकर के और क्लैरिटी आएगी। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूं, आप जरूर देख लेना उसको। तो ऐसे में बोला रेपो रेट जो थी पेंडेमिक से पहले उससे भी ज्यादा रेट हो चुकी है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की। तो कुल मिलाकर के आरबीआई चाहता क्या है, मार्केट में रुपी का सर्कुलेशन थोड़ा कंट्रोल हो। देखो मॉनेटरी पॉलिसी किस पे फोकस कर सकती है भाई, सीधी सी बात है, एक तो इन्फ्लेशन का टारगेट दिया हुआ है 4 ± 2% का, और दूसरा आरबीआई के पास में मॉनेटरी पॉलिसी है, दैट मीन्स मनी सर्कुलेशन और मनी से रिलेटेड ही पॉलिसी वो फॉर्मुलेट कर सकती है। तो ऐसे में जो इंटरेस्ट रेट या रेपो रेट हाइक किया गया है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की रेट है, इंटरेस्ट रेट है वो राइज की गई है। तो इसके पीछे कारण, इसके पीछे एक चीज तो क्लियर हो गया कि आरबीआई न्यूट्रल ना रह करके पॉलिसी पे एक्शन लेना चाहता है। इसका मतलब न्यूट्रल का मतलब तो ये था कि अभी जो 5.4 रेपो रेट इंटरेस्ट रेट बना दी है 5.4% की, उसको उसके पहले जो स्टेट था ना उसको एज इट इज मेंटेन रख लेते, पर नहीं, आरबीआई ने राइज किया क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर है, एक तो महंगाई का, ठीक है, दूसरी तरफ रुपी लगातार डेप्रिशिएट करता चला जा रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में आरबीआई पे दबाव बनता है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी में रुपी ज़्यादा डेप्रिशिएट करे तो आरबीआई का रोल आ जाता है, या ज़्यादा अप्रिशिएट कर जाए तो डॉलर के कंपैरिजन में, या फिर किसी दूसरी करेंसी। मेन तो क्या है, डॉलर क्या है, रेलेवेंट बहुत ज़्यादा है इंटरनेशनल मार्केट में, इसलिए डॉलर का नाम ज़्यादा आता है। ठीक है, बाकी देखा जाए तो अब धीरे धीरे बाकी करेंसीज में भी लेन देन हो रहा है, जैसे कि अभी देख सकते हो रुपी एंड रूबल में ट्रेड हो रहा है, किस किस के बीच में, रशिया और इंडिया के बीच में, जो ऑयल हम खरीद रहे हैं वो, तो उसमें डॉलर का लेन देन नहीं हो रहा है क्योंकि यूएस ने सैंक्शंस लगा रखे हैं उधर। तो इन्फ्लेशन और मनी की सर्कुलेशन, लिक्विडिटी, इन दोनों को मैनेज करने के लिए आरबीआई को इंटरेस्ट रेट राइज करनी पड़ी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट राइज होगी तो लोगों के हाथों में पैसे की कमी आएगी, तो डिमांड कम होगी तो थोड़ी बहुत कमी आएगी। पर समस्या आपको पता है किधर है, सप्लाई साइड में। पर एक चीज यहां पर एक्सपेक्टेड है, वो क्या कि आने वाले टाइम पर अब जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होगी, हो सकता है कि उसमें और थोड़ा सा रेपो रेट को राइज करे, पर वो राइज जो होगा वो थोड़ा मॉडरेट होगा। मॉडरेट का मतलब, क्योंकि आप देख सकते हो कि रेपो रेट जो कि पेंडेमिक आउटब्रेक से पहले 5.11% पे था, उससे 5.4% पे पहुंच गए हो, इसका मतलब आपने प्री पेंडेमिक लेवल को तो अचीव कर लिया। अब सवाल यह है कि यहां पर अब आरबीआई का टेंडेंसी क्या रहना चाहिए, मॉडरेट, ज़्यादा इंक्रीज करने की ज़रूरत है नहीं। अब वो कहां तक जाएगा उसके लिए प्रोजेक्शंस आगे बताए जा रहे हैं, वो हम देखेंगे। और दूसरा, रियल नेचुरल रेट पे आरबीआई ले जाना चाहता है। रियल नेचुरल रेट का मतलब क्या हो गया कि जहां पर रुपी भी अच्छा ट्रेड करे, ग्रोथ में भी प्रॉब्लम ना आए, इन्फ्लेशन भी अंडर कंट्रोल आ जाए, तो उसको बोलेंगे हम रियल नेचुरल रेट। किसकी, रेपो रेट, ठीक है, जिससे कि इकोनॉमी एकदम बैलेंस मैनर में काम करती रहे। जो कि एक्सपेक्टेड ये है कि लगभग 6.25% तक, अभी कितनी चल रही है 5.4, तो 6.25% तक हमें थोड़ा सा रेपो रेट को राइज करना पड़ सकता है आने वाले 1 साल में और, ठीक है। पर वो कैलिब्रेटेड मैनर में चलेगा, ऐसे नहीं कि जल्दबाजी में, थोड़ा थोड़ा आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। इसका मतलब 0.8 से 1% के लगभग हाई कभी भी देखने को मिलेगा इंटरेस्ट रेट में, कुल मिला के बात रेपो रेट में, ओके। क्योंकि कारण क्या है कि अभी जो 3 महीने के लिए जो ट्रेजरी बिल्स इशू किए जाते हैं ना, वो ट्रेड कितने पे कर रहे हैं, वो अभी भी 10 से 15 बेसिस पॉइंट ज़्यादा पे चल रहे हैं रेपो रेट के कंपैरिजन में। 10 से 15 बेसिस पॉइंट का मतलब होगा 0.1 से 0.15%। तो बोला इस चीज़ को थोड़ा सा टैकल करना भी ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा ट्रेजरी बिल्स पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगी, उतना ही देखो गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा मुश्किलें आती हैं फिर खरीदा ये मार्केट से पैसा उठाने में, ठीक है। और इकोनॉमी में अगर थोड़ा बहुत पैसा इन्फ्यूज़ करना होता है तो थोड़ा इशू आता है। तो कुल मिलाकर के रेपो रेट जो है वो एक्सपेक्टेड है, इतनी एक्सपेक्टेशन है, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रख लो, ध्यान रख लेना कि हाँ अभी थोड़ा और बढ़ सकता है। दूसरी तरफ आरबीआई की रिपोर्ट के हिसाब से देखिए तो हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो भी 7.2% रहने वाली है, जो कि आईएमएफ ने भी 7% से ज़्यादा बताई है। और कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन की बात भी करें
तो उसके हिसाब से भी देखा जाए तो इन्फ्लेशन 6.7% रहेगी। इसका मतलब जो कंफर्टेबल जोन है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का 4 ± 2%, जिसका अपर एंड कितना हो गया 6 से तो ऊपर गया है ये, ठीक है। तो ऐसे में वो थोड़ा सा रहेगा। अब रिसेंट टाइम में देखें तो सबसे बड़ी बात है इन्फ्लेशन की, तो वो है कि सप्लाई साइड में इशू। अब सप्लाई साइड की तरफ से अगर हम थोड़ा नज़र डालें तो एक तो मेटल प्राइस थोड़ी सी मॉडरेट हुई है पिछले कुछ समय में। दूसरी चीज़, मॉनसून सही रहता है तो फूड इन्फ्लेशन थोड़ी और कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि अच्छा खासा फूड सप्लाई इंश्योर हो पाएगी। तीसरी चीज़, डिमांड देखो थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की वजह से, क्योंकि बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं ज़रूरी भी है फुलफिल करना, और उसके लिए लोग एफर्ट करेंगे, तो उससे हम इकोनॉमी को रोबस्टनेस दे पाएंगे। कहने का मतलब कि डिमांड अब अगर थोड़ी थोड़ी तरीके से बढ़ती है ना, तो उससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई के लिए कोशिशें की जाएंगी, उतनी जॉब क्रिएट होगी, उतना ही इकोनॉमी को बेनिफिट भी हो पाएगा। इसके अलावा इकोनॉमी की रॉबस्टनेस की बात करें तो जो एक गैप देखने को मिल रहा था कि कितनी तो डिमांड होनी चाहिए और कितनी डिमांड है, उसमें जो गैप है वो भी अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म हो रही है। इसका मतलब डिमांड अब राइज हो रही है। सप्लाई साइड की बात करें तो थोड़ा सा इन्फ्लेशन अभी, इंटरनेशनल इन्फ्लेशन, ग्लोबल इन्फ्लेशन है वो रिड्यूस हुआ है, तो उसका बेनिफिट इंडिया को अभी मिल सकता है। पर इसके बाद में भी अगर देखें तो ग्लोबल ग्रोथ जो है या ग्लोबल ट्रेड है वो अभी भी देखो स्लो चल रहा है। इसके पीछे आपको पता है कि एक तो जो सेंट्रल बैंक्स के द्वारा इंटरेस्ट रेट राइज कर देना, इसकी वजह से लोगों के हाथों में पैसा नहीं है। सेंट्रल बैंक्स में देख लो, यूरोपियन यूनियन की बैंक, यूरोपियन का बैंक ने भी राइज किए हैं, उधर कैनेडा, क्या नाम है, यूएसए के बैंक ने भी राइज किए हैं। बस केवल एक एक्सेप्शन है तो जापानीज बैंक है जिसने अकोमोडेटिव स्टांस कंटिन्यू कर रखा है। बाकी सभी सेंट्रल बैंक्स ने अभी तक वर्ल्ड की जो टॉप 10 जीडीपी वाली जो इकोनॉमीज हैं वहां पर इंटरेस्ट रेट राइज ही हुआ है, ठीक है। ट्रेड की बात करें, इंटरनेशनल ट्रेड वो देखो डिक्लाइन हो रहा है। चाइना में लॉकडाउन्स लग रहे हैं बैक टू बैक, ठीक है, और चाइनीज इकोनॉमी वैसे क्लोज होती चली जा रही है, और कितने ज़्यादा सैंक्शंस लग रहे हैं एक दूसरे कंट्रीज पे, तो उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आईएमएफ ने ये प्रिडिक्शन किया है कि ग्लोबल ट्रेड का जो वॉल्यूम है वो चाहे गुड्स में हो चाहे सर्विसेज में हो, मर्केंटाइज को मतलब गुड्स में, ठीक है, वो स्लो रहेगा 4.1% से और 3.2% से 2022 और 2023 में। इसका मतलब इंटरनेशनल ट्रेड में भी कमी है। जबकि इंडिया, अब हम बात करते हैं कि भाई कैसे भी करके हम एक्सपोर्ट को राइज करें, बट सीधी सी बात है कि एक्सपोर्ट राइज तब होगा ना जब हम इंटरनेशनल मार्केट में गुड्स के, सर्विसेज के फ्लो को हम थोड़ा सा राइज होता हुआ देखें, तो बोलो वो एक अपने आप में इंडिया के लिए चैलेंज रहेगा। इसके आगे करंट अकाउंट डेफिसिट भी एक कंसर्न बना रहेगा, कारण कि रुपी जो है वो डेप्रिशिएट है। दूसरी चीज, एक्सपोर्ट अगर राइज होगा नहीं, इंपोर्ट हमारा वैसा का वैसा बना हुआ है, तो डेफिनेटली करंट अकाउंट डेफिसिट भी बना रहेगा। इसके आगे देखा जाए, एक्सटर्नल बैलेंस शीट की बात करें, वो अभी थोड़ी रोबस्ट है। रोबस्ट का मतलब कमजोर नहीं है। वैसे तो क्या है, हमारे पास में एक तो फॉरेक्स की कमी नहीं है अभी फिलहाल, 550 या लगभग $625 बिलियन के लगभग फॉरेन एक्सचेंज पड़ा है। दूसरी तरफ जो एक सिचुएशन बनी थी यूएसए के फेडरल रिजर्व के द्वारा इंटरेस्ट रेट राइज करने के टाइम पे, जब हमारे यहाँ से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स पैसा निकाल करके लेके जाने लग गए थे, अब उसमें थोड़ा सा रिवर्स ट्रेंड देखने को मिल रहा है, क्योंकि यूएस और वेस्टर्न इकोनॉमीज में मंदी का माहौल सा बना हुआ है, ठीक है, और उस मंदी के माहौल से वो निकलने के चक्कर में इंडिया जैसे कंट्रीज में इन्वेस्ट करने के लिए फिर से आ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें रुपी थोड़ा सा अप्रिशिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ओके, तो वो थोड़ा सा एक पॉइंट अच्छा बन रहा है। इसके अलावा एक्सचेंज रेट की बात करें कि डॉलर, यूरो या फिर रुपी, इनके बीच में जो खुद का रिलेशन है एक्सचेंज है, वो थोड़ा सा वॉलेटाइल है। उसको मैनेज करने में आरबीआई को थोड़ा ज़्यादा एक्टिवली काम करना होगा। इसके अलावा आरबीआई का काम आपको पता है मार्केट में लिक्विडिटी को मैनेज करने का काम होता है। कैसे कि भाई सीधी सी बात है, मार्केट में मनी जितनी सर्कुलेट होगी उतना ही ज़्यादा डिमांड बनेगी, उतनी ही ज़्यादा, अगर सप्लाई में शॉर्टेज है तो महंगाई बढ़ जाएगी। अगर सप्लाई प्रॉपरली कोप अप कर रही है डिमांड के साथ में तो इकोनॉमी ग्रो करेगी, वो तो अच्छी बात है, डिमांड अगर बढ़ती है तो। पर सवाल यह है कि जब इंटरनेशनल सप्लाई चेन पे डिपेंडेंट अगर हम डिमांड की बात करें, वो अगर बढ़ती है, इंटरनेशनल सप्लाई से हमें कुछ मिलता नहीं है, तो वो फिर डिमांड हमें कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन की तरफ ले जाती है। दूसरी तरफ जो करंट लेटेंट सरप्लस लिक्विडिटी, दैट मीन्स करंट लेटेंट सरप्लस का मतलब क्या होता है, करंट लेटेंट सरप्लस लिक्विडिटी का मतलब कि बैंकों के पास में पैसा और यूनियन गवर्नमेंट का पैसा जो कि आरबीआई में उन्होंने रख रखा है, ये पैसा जो है वो अभी 5 लाख करोड़ रुपए है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। तो ये वो पैसा है जो कि मार्केट में कभी भी रिलीज हो सकता है,
क्योंकि सीधी सी बात है, बैंकों ने पैसा डिपॉजिट कर रखा है अपना, खुद के पास में रख रखा है या फिर आरबीआई को दे रखा है। तो वो इसलिए ही ना, क्योंकि आरबीआई ने थोड़ी सी टाइट कर रखी है मॉनेटरी पॉलिसी। गवर्नमेंट ने पैसा इसलिए होल्ड पे कर रखा है कि भाई अभी खर्च करने से फायदा, खर्च सोच समझ करके ले रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल बोले 5 लाख करोड़ रुपए तक का पैसा ऐसे कि ऐसे गवर्नमेंट का और बैंकों का अनस्पेंड पड़ा है, जो कि कभी भी मार्केट में आ सकता है, पर उसको आरबीआई ने अपनी तरफ से कंट्रोल कर रखा है। और वैसे देखा जाए तो ये लेटेंट करेंसी कितनी हो सकती है एवरेज टाइम्स में, 1.8 से 2.4 लाख करोड़। इसका मतलब इससे भी डबल पैसा अभी गवर्नमेंट के पास में पड़ा है। पर वही चीज़ है कि अभी आरबीआई को क्या करना है जी, डॉलर के कंपैरिजन में रुपये को रेगुलेट करके रखना है, डेप्रिशिएट नहीं होने देना। तो उसके चक्कर में थोड़ा सा अभी ये मार्केट में पैसा नहीं घूम रहा है। कुल मिलाकर के गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो। भाई सीधी सी बात है कि गवर्नमेंट को ग्रोथ का भी ध्यान रखना है और साथ में इन्फ्लेशन को कंट्रोल भी करना है। और कोऑर्डिनेशन देखा जाए तो आरबीआई भी अपनी तरफ से मॉनेटरी पॉलिसी के बेसिस पे ये काम कर रहा है। तो गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी एकदम कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम कर रही है। और आज की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, आज जो चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है, उसको बैलेंस करने के लिए इन दोनों का साथ में काम करना ही बहुत ज़रूरी होता है, जो कि एक अच्छी बात भी है। तो कुल मिलाकर के अभी चैलेंज बहुत सारे हैं, वक्त बताएगा कि आगे और क्या रहता है। बाकी फिलहाल तो आरबीआई ने थोड़ी सी टाइट मॉनेटरी पॉलिसी की जो पॉइंट है उस पर काम करने की सोची है, जिसका रिजल्ट ये है कि रेपो रेट और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी दोनों राइज हुए हैं। ठीक है, अब एसडीएफ क्या है उसके बारे में आप डिटेल देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। ओके, चलिए ठीक है, डिस्कशन यही खत्म है। थैंक यू वेरी मच।